हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू सीयूईटी जोन। ये हमारे जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अभी जाइए और उस पार्ट को देख लीजिए, ताकि उस वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आपके मिस ना हो। साथ में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आपको साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठना है, ताकि आप इनको साथ के साथ नोट करते रहें और साथ के साथ आप इन्हें लर्न करते रहें। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज IDSL इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। तो हमसे पूछा गया है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज क्या होता है, या फिर हमसे ये पूछा गया है, हमें ये समझना ज़रूरी है ये समझने से पहले कि इसे मनाया कब जाता है। तो चलिए मैं खैर इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि जो यूएन जनरल असेंबली है, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 23 सितंबर को एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को मनाया जाएगा, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस को फैलाया जा सके, इम्पोर्टेंस जो है साइन लैंग्वेज की उसको दिखाने के लिए। जो ह्यूमन राइट्स की तरह इसको यूज़ किया जाना चाहिए। जो डेफ लोग हैं, जो कि सुनाई कम देता है जिन लोगों को, या फिर जो लोग कान से कमज़ोर हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं ये साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। बहुत तरीके की साइन लैंग्वेजेस होती है। एक इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज होती है, इंडियन साइन लैंग्वेज होती है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज होती है। तो हर जगह के अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेजेस होती है हमारी, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। उसी तरीके से हम साइन लैंग्वेजेस भी डिफरेंट टाइप के यूज़ करते हैं। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है, ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो ऐसे लोग हैं जो कि सुन नहीं सकते, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, उनके कल्चरल डाइवर्सिटी को हेल्प करने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसको मनाया ही इसलिए जाता है ताकि जो गवर्नमेंट है, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो ऐसे लोग हैं जैसे मैं और आप, हम लोग जो डीफ कम्युनिटी है इनको हेल्प कर सके, उनकी इम्पोर्टेंस समझ सके, उनकी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी पे ध्यान दे सके। वर्ल्ड फेडरेशन के अकॉर्डिंग जो इन वर्ल्ड के अंदर मोर देन 70 मिलियन लोग हैं जो कि आज भी कानों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि सुन नहीं सकते हैं। आज भी जो वो लोग हैं वो 80% लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में है, नॉट ओनली जस्ट इन इंडिया बट डेवलपिंग कंट्रीज में है। ये सारे लोग मिलके, जो 70 मिलियन लोग हैं, ये सारे लोग मिलके आपस में 300 डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे हम अलग अलग साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उसी तरीके हम अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उसी तरीके से ये अलग अलग साइन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज जो है वो पूरी तरीके से एक नेचुरल लैंग्वेज है, जिसको यूज़ किया जाता है सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। इसको लिखा नहीं जा सकता, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज जो है उसको यूज़ किया जाता है इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए, या फिर जब कोई एक व्यक्ति दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जा रहा होता है, तब वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज यूज़ करता है ताकि उसको सब समझ सके। तो जैसे हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, उसी तरीके से अलग अलग साइन लैंग्वेजेस भी हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया था कि 23 सितंबर को एवरी ईयर हम इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के तौर पे सेलिब्रेट करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, उसने पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज किया है और प्रमोट किया है यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेजेस को। और ये बिल्कुल क्लियर करता है कि साइन लैंग्वेज उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका सोसाइटी में उतना ही स्टेटस है जितना कि एक नॉर्मल लैंग्वेज का है। जितना हिंदी, इंग्लिश या मराठी कोई भी लैंग्वेज का है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस का भी है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि वर्ल्ड में आज भी 70 मिलियन लोग हैं जो कि सुन नहीं सकते, और उनके लिए साइन लैंग्वेज कितने ज़रूरी है। इसमें हम हैंड्स का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से दो व्यक्ति जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमको मिलता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है उसे कब मनाया जाता है हर साल।
तो 1 सितंबर जो है उसको हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे या फिर ILD के नाम से भी जाना जाता है, उसको मनाया जाता है। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशंस का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को ने 1966 में इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया था, ताकि लोगों को ये रिमाइंड किया जा सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताया जा सके कि लिटरेसी का हर व्यक्ति के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। लिटरेसी मतलब होता है पढ़ाई लिखाई शिक्षा। तो शिक्षा कितनी ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इस अर्थ के लिए, हमारे इन लोगों के लिए, सबके लिए, सोसाइटी के लिए कितना ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई, लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो लिटरेसी है उसको प्रमोट किया जा सके, यानी कि जो शिक्षा है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके। और यही एक शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कोई भी देश सुपर पावर या कोई भी देश एक विकसित देश बन सकता है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर जो है वो अभी रिसेंटली कहाँ इनॉग्रेट हुआ है? तो देखिए, आपके अगल बगल में घर के आसपास कहीं ना कहीं मूवी थिएटर होगा, आपके लिए बहुत आसान होगा। आप कुछ पैसों में अपनी टिकट खरीदेंगे, 100 200 या 500 जितने की भी आपके घर के आसपास टिकट मिलती है आप खरीदेंगे, और आप आराम से जाके उस मूवी को देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जैसे कि जो लोग लद्दाख में रहते हैं, जो लोग कश्मीर के किसी कोने में रहते हैं, किसी वैली में रहते हैं, ऐसे लोगों का क्या, ये कैसे आपस में ये आपस में कैसे मूवी देखेंगे, कैसे ये कहीं पर मूवी देखेंगे? मूवी थिएटर नहीं होता था इनके लिए। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट मूवी थिएटर जो है वो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, उद्घाटन हुआ है जिसका, जो कि फर्स्ट एवर मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर है। यानी कि एक ऐसा मूवी थिएटर है जिसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं येलो कलर का, ये थोड़ा छोटा है लेकिन ये एक मोबाइल थिएटर है, इसको कहीं भी लेके आया जाया जा सकता है। पलदान नाम का जगह है लेह के अंदर, वहां पे इसको पहली बार ओपन किया गया है, और ये जो है ये 11,562 फीट पे है, यानी कि 11,562 फीट की ऊंचाई पे है। जो मोबाइल थिएटर है ये इसको ओपन किया गया है ताकि जो लोग हैं जो कि कभी फिल्म नहीं देख पाते ऐसे इलाकों में रहने की वजह से, वो लोग भी फिल्मों को, मूवीज को एक्सपीरियंस कर पाएँ, जो रिमोट पार्ट्स ऑफ लद्दाख में या रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते हैं। ये थिएटर जो है इसको लेह में इस्टेब्लिश किया गया है, लेह में इंस्टॉल किया गया है, और इसको शुरू किया गया है पिक्चर टाइम डिजिप्लेक्स के द्वारा। और ये फिलहाल जैसा मैंने बताया आपको 11,562 फीट की ऊंचाई पे है। कंपनी ने ये इनिशिएट लिया है ये बोलते हुए कि इन्होंने अटेम्प्ट किया है सिनेमा एक्सपीरियंस को रिमोट एरियाज में भी लेके आने का, यानी कि दूर दराज के इलाकों में भी फिल्मों का, सिनेमा हॉल का एक्सपीरियंस लेके आने के लिए लोगों का। अक्षय कुमार, जिनकी अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी बेल बॉटम नाम था जिस मूवी का, वो पहली मूवी थी जो कि इस थिएटर में दिखाई गई थी। और अक्षय कुमार जो कि काफ़ी फेमस बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने यहाँ की एक पिक्चर भी शेयर करी, और साथ में इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा दिल जो है वो प्राइड से, गर्व से भर गया है। बेल बॉटम वो इस हॉल में वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोबाइल थिएटर में लेह लद्दाख में दिखाई जा रही है, जिसका एल्टीट्यूड 11,562 फीट है। और ये थिएटर जो है ये -28 डिग्री सेल्सियस में भी काम कर सकता है, यानी कि 0 डिग्री पे पानी जो है वो बर्फ का फॉर्म ले लेता है, आइस की फॉर्म ले लेती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो -28 डिग्री सेल्सियस में भी ये पानी, ये जो मूवी थिएटर है वो वर्क कर सकता है और लोग मूवी इंजॉय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड विजयोआ सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर 2021 इन। तो ये पूछा जा रहा है कि ये महोत्सव जो था इसे कहाँ मनाया गया था, जो कि 26 से 29 सितंबर 2021 के बीच में मनाया गया था। तो ये एक कल्चरल इवेंट था जिसका टाइटल था विजयोआ सांस्कृतिक महोत्सव।
इसका मेन एम था ताकि जो कल्चरल लिंकेज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसको प्रमोट किया जा सके और उसको दिखाया जा सके। स्पेशली उस समय जिस समय वॉर चल रहा था 1971 का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ईस्टर्न कमांड के द्वारा कोलकाता में 26 से 29 सितंबर तक। ये इवेंट जो है इसके अंदर स्क्रीनिंग हुई थी मूवीज़ की, थिएटर प्लेज हुए थे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हुआ था, बैंड ने परफॉर्म किया था। और ये लगभग लगभग 5 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चला था रविंद्र सदन और नदन कन्वेंशन सेंटर के दौरान, सेंटर के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये और काफ़ी ज़रूरी है हमें 1971 को फील करना। और उसके 50 साल पूरे हो गए थे, इसकी खुशी में इसको मनाया गया था कि किस तरीके से इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करी थी। मेरा सवाल है आपसे कि जिस समय बांग्लादेश आज़ाद हुआ था या फिर जब 1971 की वॉर हुई थी, उस समय पाकिस्तान के लीडर का नाम क्या था? जल्दी जाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन था पाकिस्तान का लीडर उस समय जिस समय 1971 की वॉर हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड हिस्ट्री एज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन फाइनलिस्ट एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 एंड ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेम अ सिल्वर मेडल? तो ये हमारी देश की बेटी हैं, इनका नाम अंशु मलिक है। इसका करेक्ट आंसर अंशु मलिक होगा। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर ओस्लो में, जो कि नॉर्वे का एक जगह है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये पहली इंडियन महिला बनी है जिन्होंने ये अचीव किया है, ये इतना बड़ा उपलब्धि जिन्हें प्राप्त हुआ है। 20 साल की हैं सिर्फ ये, और इन्होंने कई बार अपना प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ये सिल्वर मेडल जीत गई, लेकिन जब फाइनल मैच में इनकी जब रेसलिंग मैच हुआ तो उस दौरान ये हार गई थी। जिनसे ये हारी उनका नाम था हेलेन मॉर लुइस, और वो यूएसए की थी। उन्होंने 2 बार पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता हुआ है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और पहली भारत की रेसलर चैंपियन बनी जो कि सिल्वर मेडल लेके आई है भारत के लिए। और अंशु ने, जैसा मैंने बताया कि इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है, बल्कि इनको इंजरी थी इनके एंकल में क्वार्टर फाइनल्स के दौरान, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे से रेसलिंग की और भारत देश का नाम रोशन किया। हम सभी को ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए और कुछ ना कुछ, चाहे हम जिस भी फील्ड में हैं, ज़रूरी नहीं है हम सब रेसलर ही बने। जिस भी फील्ड में हम हैं उसमें हमें अपने देश का नाम ज़रूर रोशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, there are three words given which have something in common among themselves. Out of the four alternatives, choose the most appropriate description about these words. प्राकृत, पाली और संस्कृत। देखिए, ये सारी जो है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है, दे आर ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन है डेड लैंग्वेजेस क्या होती है। तो देखिए, जैसे इंसान की एक समय होता है, इंसान का एक समय जीवन शुरू होता है और एक समय बाद जीवन खत्म हो जाता है। इंसान की एक उम्र होती है, एक एज होती है। इसी प्रकार भाषा की भी एक एज होती है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो। वो कभी शुरू हुई थी और कभी खत्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे भाषा खत्म कैसे हो सकती है? जैसे संस्कृत को बहुत सारे लिंग्विस्ट के द्वारा, यानी कि जो भाषा के जो ज्ञानी होते हैं, जो भाषा के लिए काम करते हैं अलग-अलग, उनके द्वारा माना जाता है कि संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन आप बोलेंगे कि हम तो स्कूल में भी संस्कृत सीखे हैं, हमारे यहाँ तो संस्कृत में पढ़ाई भी होती है, कई सारी जगहों पे संस्कृत में बीए एमए भी होता है, इवन जेएनयू में भी संस्कृत में पीएचडी तक होता है। तो फिर संस्कृत भाषा मरी कैसे? तो देखिए, लैंग्वेज डेड का मतलब होता है, या फिर किसी भाषा को मरा हुआ तब मानते हैं जब उस भाषा का जो लास्ट नेटिव स्पीकर होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। नेटिव स्पीकर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जन्म से ही वो भाषा बोल रहा हो। अगर उसकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि बाकी जो भी लोग उस भाषा को बोल रहे हैं उन सब ने कोई ना कोई भाषा सीखी है,
उन्होंने सबने, मैंने या आपने या किसी ने भी संस्कृत सीखी है, लेकिन उसका अब कोई संस्कृत का कोई नेटिव स्पीकर नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे बहुत से लिंग्विस्ट हैं जो कि कहते हैं। तो अब ऐसा है कि अब उसका कोई बचा नहीं है नेटिव स्पीकर, तो इसलिए संस्कृत को एक डेड लैंग्वेज माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैटिन, लैटिन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी। क्रिश्चियन जो लोग थे उनकी बुक्स लैटिन में हुआ करती थी। जो हम इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, ये सब लैटिन से ही आई है। हम जो ये स्क्रिप्ट लिखते हैं ये लैटिन ही से ही आई है, लेकिन लैटिन भी एक डेड लैंग्वेज है क्योंकि उसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं बचा है अब, इसी वजह से। तो ये तीनों भाषाएं जो हैं, प्राकृत, पाली पाली और संस्कृत, ये तीनों जो हैं ये ओल्ड लैंग्वेजेस है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स। तो हमको क्या करना है, तो हमको अलग अलग करेंसीज से उनके कंट्रीज को मैच करना था, या फिर आप कह सकते हैं कंट्रीज से करेंसी को मैच करना था। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक करेंसी जो है वो है यूरो। यूरो को यूरोप में ऑयरो बोलते हैं। तो आप देखोगे कि अक्सर वहाँ पे आप ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में देखोगे एक ही करेंसी होती है, यूरो यूरो यूरो। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, यूरो करेंसी जो है वो 1 जनवरी 1999 में, यानी कि 1 जनवरी 1999 में आई थी। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है, आपने ज़रूर यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन की जो हेड है उनका नाम क्या है? जल्दी जाइए और आप कमेंट कीजिए। फोर्ब्स मैगजीन में वो टॉप लिस्ट पे थी, मोस्ट पावरफुल वुमेन में। आपको उनका नेम पता होना चाहिए। आप जल्दी जाइए और उनके नेम क्या है वो कमेंट कीजिए। यूरो जो है उसको 1999 के अंदर पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको काफ़ी समय से चल रही थी ये बात कि यूरो को एक करेंसी बनाना है जो कि पूरे यूरोप में जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उन सब में इसको यूज़ किया जाएगा। उस सब में इनको इस करेंसी को यूज़ किया जाएगा ताकि इनकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो पाए। उसके बाद ये जो थे यूरो को अपनी करेंसी बनाते हैं, और यूरो जो है वो काफ़ी पॉपुलर करेंसी है पूरे यूरोप के अंदर। पहली बार जैसा मैंने बताया आपको कि 1999 में यूरो को एज अ करेंसी अडॉप्ट किया गया था, लेकिन वो वर्चुअल करेंसी थी। जो पहली बार करेंसी आई यानी कि कॉइन्स और नोट्स जो आए, जो फिजिकल करेंसी आई वो 2002 में ही जाके बनी थी। अगर आप देखोगे तो, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ। नीदरलैंड्स जो है उसकी करेंसी है यूरो, यूएई की करेंसी है दिरम, रशिया की करेंसी है रूबल, टर्की की करेंसी है लीरा, और कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वान। आपको बताना है नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है। आप जल्दी जाइए और जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मैच करना है होली बुक्स से। कौन से रिलीजन की कौन सी होली बुक है? तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं डिस्कस करने को, तो मैं आपको जस्ट इसका आंसर बता देता हूँ। एवेस्टा जो है वो पारसी की होली बुक है। तोरा जो है वो जू की बुक है। त्रिपिटका जो है वो बौद्धिस्ट की बुक है, और कुरान जो है वो मुस्लिम्स की बुक है। तो आप जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं कि किसकी बुक कौन सी है। नेक्स्ट है, इसमें भी हमको बताना है साइंसेस, अलग अलग ब्रांचेस लिखे हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, पैथोलॉजी। आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा पैथोलॉजी लैब होता है जहाँ पे हम अपना ब्लड टेस्ट या और भी कोई टेस्ट कराते हैं, उसको पैथोलॉजी लैब बोलते हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। और जो लास्ट ऑप्शन है हेमेटोलॉजी, इसका मतलब होता है जो ब्लड से रिलेटेड स्टडी होती है उसको बोलते हैं।
तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बोथ? जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, जेल सिंह और के आर नारायणन और शंकर दयाल शर्मा। अब देखिए इसका, जाकिर खान जो है, के आर नारायण जो है और शंकर दयाल जो है, ये तीनों हैं जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों चुने गए थे कभी। पहले नंबर पे जो है उनका नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो हैं वो भारत के थर्ड प्रेसिडेंट थे और वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने थे 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। और जिस समय ये राष्ट्रपति थे भारत के, उसी समय कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद के आर नारायण जो हैं वो 10th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। वो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के 27 अक्टूबर 1992 से 24 जुलाई 1997 तक। और वो प्रेसिडेंट रहे थे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। लास्ट व्यक्ति जो है शंकर दयाल शर्मा, वो 9th प्रेसिडेंट थे हमारे देश के। वाइस प्रेसिडेंट थे वो 3 सितंबर 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। और वो प्रेसिडेंट थे 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाकिर हुसैन, के आर नारायणन और शंकर दयाल शर्मा। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में जल्दी से कि भारत के जो फोर्थ प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट थे। आपको बताना है फोर्थ प्रेसिडेंट का नेम क्या है। ओके, इनमें से क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर ऑफ अमेरिका? तो आपको बताना है इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा है अमेरिका का। तो परम, अनुपम और SA GA 220, ये तीनों सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के ही हैं। मीरा या मायरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, सुपर कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये यूएस का है। ये आपको मिलेगा एरिजोना नेशनल लेबोरेटरी के अंदर, जो कि यूएसए के अंदर है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से एक है। इसको लार्ज स्केल साइंटिफिक इंजीनियरिंग सिमुलेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया था। मीरा या फिर मायरा जो है उसको कमीशन किया गया था 2012 में, यानी कि 2012 में उसको पहली बार काम में लिया गया था। और इसका मेन काम था साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना, जैसे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में, मटेरियल साइंस में, क्लाइमेट मॉडलिंग में और कॉस्मोनोलॉजी में। ये एक काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर है और इसका मेन एम है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देना। और इस तरीके के सुपर कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस कर सकते हैं चीज़ों को, जो कि हमारा या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप प्रोसेस नहीं कर सकता, उनसे काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रॉप जो है वो खारिफ क्रॉप है? तो देखिए, खारिफ क्रॉप क्या होता है, उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इलाकों में होता है रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, जो कि जून और जुलाई में शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है। ऐसे जो फसल हैं, ऐसी जो क्रॉप्स होते हैं, वो मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जाने जाते हैं और ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं मॉनसून रेन्स पे अपनी ग्रोथ के लिए, यानी कि बारिश पे निर्भर होते हैं ये पूरी तरीके से। खारिफ क्रॉप्स का कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो होता है राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, सुगरकेन, ग्राउंडनट, सोयाबीन और पल्सेस। ये क्रॉप्स जो होते हैं इनको लगाया जाता है रेनी सीजन के शुरुआत में और इनको काटा जाता है जब अक्टूबर और सितंबर का मंथ आता है और ऑटमन का मंथ आता है तब। खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में इंडिया के।
और साउथ एशियन कंट्रीज के। और ये क्रॉप्स जो हैं ये मिलियन ऑफ इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट देते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था कि इनमें से जो अपोलो 11 मिशन है, इसमें क्वेश्चन था कि कौन सा पहला मैन मिशन था जो कि मून पे गया था। तो अपोलो 11 मिशन जो था वो पहला मैन्ड मिशन था जिसने नासा की तरफ से भेजा गया था, जो कि मून पे लैंड हुआ था। इसको लॉन्च किया गया था नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी कि नासा। और जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, 16 जुलाई 1969 को। और इसने अपना मिशन कंप्लीट किया था 14 जुलाई 1969 को। इस मिशन को लीड कर रहे थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कमांड मॉड्यूल में बैठे थे पायलट मिशेल कॉलिंस। और लूनार मॉड्यूल में बैठे थे पायलट एडविन बज एल्ड्रिन। जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में है। और इसने लगभग 2,40,000 माइल्स जो है उसका डिस्टेंस कवर किया था मून तक पहुंचने में। जुलाई 20 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो थे उन्होंने लैंड किया मून के सरफेस के ऊपर। लेकिन वहीं पे जो कॉलिंस थे वो लूनार मॉड्यूल में, वो जो कॉलिंस थे वो ऑर्बिट कर रहे थे मून का। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उन्हें डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि वो पहले व्यक्ति थे जो कि मैनकाइंड की तरफ से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था। अपोलो 11 मिशन जो है वो एक मेजर माइलस्टोन था स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जिसने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि यूएस जो है वो सुपीरियर है यूएसएसआर से। क्योंकि इस समय कोल्ड वॉर चल रही थी और एक स्पेस रेस लगी हुई थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर ने अपने एक डॉग को भेजा था, मंकी भेजा था, बट ह्यूमन को नहीं भेजा था। अमेरिका एक पहला देश बनता है, यूएसए एक पहला देश बनता है जो कि अपने इंसान को, अपने व्यक्ति को भेजता है चांद के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द सिटी ऑफ गोल्डन गेट। आई एम सॉरी, सैन फ्रांसिस्को जो है उसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फेमस है अपने गोल्डन गेट ब्रिज के लिए। गोल्डन गेट ब्रिज आप पिक्चर में देख सकते हो। ये सबसे फेमस लैंडमार्क है इस पूरे शहर का। और गोल्डन गेट ब्रिज जो है एक सस्पेंशन ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज वो होता है जिसके बीच में कोई पिलर नहीं होता और इस प्रकार का दिखता है। जैसे इंडिया में आपको दो सस्पेंशन ब्रिज काफ़ी फेमस मिल जाएंगे, जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में है। एक का नाम है राम झूला और दूसरे का नाम है लक्ष्मण झूला। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो गोल्डन गेट ब्रिज है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जो ये ब्रिज है ये 1.7 माइल्स लंबा है, 1.7 मील लंबा है। और इसको बना के तैयार किया गया था 1937 में। और ये उस ज़माने में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज था। आज ये सैन फ्रांसिस्को शहर की एक निशानी बन चुका है और पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है इसके ऑरेंज कलर और एलिजेंट डिजाइन के द्वारा। अ, इसको बहुत फेमस है ये, इसीलिए इसको बोला जाता है द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया इज अराउंड डैश एट करंट प्राइजेस। तो देखिए, 2018 से 2019 के बीच में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में वो 17.6% था। 2019 से 2020 तक 18.4% था। और 2020 से 2021 तक 20.2% था।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 20% होगा। और ये जो है ये इस सवाल का जवाब था। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है? ये इतने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि अब तो बच्चे बच्चे को इसका जवाब पता है। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको इसका जवाब नहीं, इसके पीछे की स्टोरी भी बताऊंगा। तो आपको फटाफट से आप जाइए और कमेंट कीजिए कि जापान की करेंसी का क्या नेम है। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए जापान की करेंसी का क्या नाम है। जापान, इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नेम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक आइलैंड नेशन है जो कि एशिया के ईस्ट में पड़ता है। इसकी लोकेशन ऐसी है, हमारे वर्ल्ड मैप पे, हमारे ग्लोब में, हमारी दुनिया में, हमारे अर्थ पे इसका लोकेशन ऐसा है कि जहाँ से हम उगते हुए सूरज को देख सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो हम हर जगह से देख सकते हैं, हर जगह से देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कुछ डिफरेंट है। जापान जो है उसको निहोन या निप्पॉन के नाम से भी जाना जाता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, जिसका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ द सन। देखिए, जापानीज माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो सन गॉडेस थी, यानी कि सन की जो देवी थी, जो सन देवी थी, उनका नाम था अमात्रासु, या फिर हो सकता है जापानीज में इसका कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो। ये एंसेस्टर थी जापानीज इंपेरियल फैमिली की, और इनको कंसीडर किया जाता है सिंतो रिलीजन के अंदर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक गॉड थी, गॉडेस थी एक्चुअली। जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार की है कि अमेत्रसु जो थी उन वो इमर्ज हुई थी एक केव से, केव यानी एक गुफा से, पूरी दुनिया में रोशनी लाने के लिए, क्योंकि उनके भाई ने पूरी दुनिया के अंदर जो था वो अंधकार फैला दिया था। और इनके भाई को स्टॉर्म गॉड भी बोला जाता है, जो कि थे सुसानो ओ, उनका नाम था। और इन्होंने पूरी दुनिया में डार्कनेस और केओस फैला दिया था। इस इवेंट को अक्सर हम जानते हैं ओरिजिन ऑफ नेश। ये इवेंट जो है ये आपको अक्सर उनके जो नेशनल फ्लैग है उस पे भी दिख जाएगा, जिसके ऊपर एक रेड कलर का सन जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे बना हुआ आता है। जो टर्म है लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उसको यूज किया गया था जापान के अंदर एंशियंट टाइम से ही, एंशियंट टाइम यानी प्राचीन काल से ही जो लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। और ये वहाँ के कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ की कल्चरल आइडेंटिटी में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। और इसको आजकल पोएटिक और सिंबॉलिक वे में भी काफ़ी तरीके से यूज़ किया जाता है जापान के बारे में बताने के लिए। तो ये एक माइथोलॉजी स्टोरी थी जो कि बताती है कि क्यों जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। मैंने आपसे इस क्वेश्चन की शुरुआत में एक सवाल पूछा था, जब हम ये डिस्कस करने वाले थे कि जापान की करेंसी बताइए। तो आशा करता हूँ आप सब ने कमेंट कर दिया होगा अब तक कि जापान की करेंसी का क्या नेम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइना सक्सेसफुली विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट नेम्ड सीजियन 21? तो चाइना है इसका करेक्ट आंसर। चाइना जो है उसने अपना नया सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च कर दिया है, ताकि जो स्पेस डेब्रिस है और मिटिगेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में पता कर पाए। डेब्रिस मतलब होता है स्पेस वेस्ट, यानी कि स्पेस का जो वेस्ट है वो, तो उसको स्टडी करने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए देखा गया है। और इस स्पेस जो मिशन है इसको भेजा गया है, जो सैटेलाइट है उसको भेजा गया है। इसको सीचांग सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है वहाँ से लॉन्च किया गया है साउथ वेस्ट चाइना के अंदर, जो कि सिचुआन प्रोविंस है वहाँ पे है। जो ये सैटेलाइट है इसका नाम CGN-21 है, जिसको लॉन्च किया गया है मार्च 3B कैरियर रॉकेट के द्वारा। ये जो रॉकेट आपको दिख रहा है इसका नाम है लॉन्ग मार्च 3B, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है इसको सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि साउथ वेस्ट चाइना में पड़ता है सिचुआन प्रोविंस के अंदर। और इसको भेजा गया है स्पेस में डेब्रिस को स्टडी करने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, पहले पुरुष का नाम बताइए, पहले मेल का नाम बताइए जो कि स्पेस में गया था।
पहला मैन जो कि स्पेस में गए थे, उनका नाम बताइए। जल्दी से जाइए और कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि पहले व्यक्ति कौन थे जो कि स्पेस में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको बताना है कंट्री और कैपिटल, कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। एक का मैं आंसर आपको सिर्फ बता देता हूँ। हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट है। अब आपको इस सवाल का जवाब जो है वो आपको खुद ही करना है और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा। जल्दी जाइए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। तो हमें वर्ल्ड के लार्जेस्ट डायमंड का नाम बताना है। तो जो लार्जेस्ट डायमंड है वर्ल्ड का उसका नाम है कुलिनन डायमंड। इसको स्टार ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। जो ये डायमंड है इसको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1905 में साउथ अफ्रीका में। और इसको नेम दिया गया था सर थॉमस क्यूलियनन के द्वारा। उनके नाम के ऊपर ही इसके नाम को रखा गया था, जो कि उस डायमंड माइन के ओनर हुआ करते थे उस जमाने में। कुलिनन डायमंड जो है वो 3106.75 कैरेट का था उस समय, जब वो अपनी रफ फॉर्म में था। और ये उस समय और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बनाता है इसको। कुलियन डायमंड जो है इसको 9 लार्ज डायमंड्स में कट किया गया और कुछ काफी सारे छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में भी इसको कट किया गया। और इसको अलग अलग लोगों की अलग अलग ज्वेलरी में सेट किया गया। जो दो लार्जेस्ट डायमंड जो कि कट किए गए थे क्यूलिनन डायमंड के, उनका वेट है 530.20 कैरेट एंड 317.40 कैरेट। और ये दोनों जो है वो यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उनके ताज में आपको, उनके क्राउन में आपको देखने को मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस के साथ साथ उन क्वेश्चंस का भी पता लग जाए। और सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, आप साथ के साथ इनके नोट्स भी बनाते चलिए और आप याद भी करते रहिए। तब तक हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी बताए गए क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, आंसर कीजिए। थैंक यू। बाय।